हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, और हम करने जा रहे हैं 14 प्रिंसिपल का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। चलिए फिर बेटा स्टार्ट करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए, दिस प्रिंसिपल शोज, इम्प्लाइज का मतलब होता है शोज। This principle shows that each group of activities having same objectives must have one head or one plan. अगर कोई भी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपको बोले, डायरेक्शन का मतलब होता है लीड करना, गाइड करना, टीच करना, उसको बोलते हैं वन हेड और वन प्लान। एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए, ताकि सभी लोगों को एक डायरेक्शन में काम करवाएं और ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके। ठीक है, दिस प्रिंसिपल शोज ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज में लोग काम कर रहे हैं उन सभी का सेम ऑब्जेक्टिव है। मस्ट हैव वन हेड वन प्लान। अगर 50 लोग एक ग्रुप एक्टिविटी में काम कर रहे हैं तो 50 लोगों का एक ही हेड होना चाहिए। इट मीन्स दैट वन बॉस शुड हैंडल ओनली वन प्रोजेक्ट और टास्क एट अ टाइम। यानी एक बॉस, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एक बॉस हैंडल करे एक ही प्रोजेक्ट, एक ही टास्क, एक ही टाइम पे। इट एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि कोऑर्डिनेशन बनी रहे, मिलजुल के लोग आपस में काम करें। तो मेनली क्या चीज है? वन हेड और वन प्लान। ठीक है बेटा, चलिए आगे। फिर है इसका पॉजिटिव इफेक्ट, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होगा? सभी एक ही डायरेक्शन में। यूनिटी का मतलब होता है एक साथ मिलजुल के काम करेंगे। इट एनहेंसेस, जिससे काम करने की क्षमता बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी और अच्छे से इजीली टास्क कंप्लीट होगा और जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है, ऑन टाइम कंप्लीट होगा, याद रखना। ठीक है, ऑन टाइम कंप्लीट होगा, कम कॉस्ट में कम होगा, काम होगा आपका, कम कॉस्ट में होगा, क्वालिटी ऑफ गुड्स बन करके आएंगे। वॉलेटिंग इफेक्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, एक काम को बार बार रिपीट करना, वो हट जाएंगे जब एक ही डायरेक्शन में लोग काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि वन हेड होगा, वन प्लान होगा, और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है बेटे, अगर लैक ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन हुआ, एक ही डायरेक्शन में लोगों ने काम नहीं करा, इसका रिजल्ट क्या होगा? इट लीड्स टू इनएफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। काम करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी और टाइम पे काम नहीं होगा, कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ के आएगी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगे। आगे देखें, अब है आपका, देख लीजिए केस स्टडी। गिव एन इमीडिएट आउटकम ऑफ द वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। ठीक है, इमीडिएट आउटकम, इमीडिएट रिजल्ट बताना है। आपका अपना व्हीकल इज अ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, आपका अपना व्हीकल इज अ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द कंपनी हैज द सेम यूनिट प्रोड्यूसिंग बोथ स्कूटर्स एंड कार। देखिए, कंपनी क्या चीज कर रही है? सेम यूनिट प्रोड्यूसिंग स्कूटर और कार। क्या कर रही है? स्कूटर भी प्रोड्यूस कर रही है, कार भी। दिस लीड टू सॉरी दिस लीड टू कंफ्यूजन अमंग द एम्प्लॉयज। जिससे क्या हो गया? कंफ्यूजन क्रिएट हो गया एम्प्लॉयज में। ठीक है, रिगार्डिंग दी रिपोर्टिंग एज वेल एज डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, आपका अपना व्हीकल एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। द कंपनी हैज दी सेम यूनिट, सेम यूनिट जो प्रोड्यूस कर रही है, कंपनी की सेम यूनिट है जो प्रोड्यूस कर रही है क्या? स्कूटर और कार्स दोनों, स्कूटर और कार दोनों प्रोड्यूस कर रही है। तो इसमें इट लीड्स टू कंफ्यूजन अमंग द एम्प्लॉयज रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग एज वेल एज। स्कूटर भी बना रही है अपना व्हीकल, कार भी बना रही है, तो एम्प्लॉयज को ये हो गया, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि कहाँ रिपोर्ट करना है, कहाँ काम करना है, एज वेल एज डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क। ठीक है, कि किस वर्क को कंप्लीट करना है। तो विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज वायोलेटेड हियर? व्हाई? स्टेट द प्रिंसिपल, गिव एन इमीडिएट आउटकम ऑफ द वायोलेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल विच इज वायोलेटेड हियर इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। लोगों को डायरेक्शन नहीं मिली, ठीक है, उनको यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं मिला, डायरेक्शन नहीं मिली। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल यहाँ पे क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज वायोलेटेड हियर एज देयर शुड हैव बीन सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर टू टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। स्कूटर्स और कार्स के दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए थे। ठीक है, स्कूटर्स एंड कार्स के अलग अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए थे, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना होता। दिस प्रिंसिपल सेज दैट देयर शुड बी वन बॉस एंड वन प्लान। जो बताया मैंने आपको, एक बॉस होना चाहिए था, एक ही प्लान होना चाहिए था, बाकी सारे वर्कर्स एक ही डायरेक्शन में वर्क करते, क्योंकि सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव था। द रिलेटेड एक्टिविटी शुड बी प्लेस्ड इन वन डिपार्टमेंट, सो देयर शुड बी सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्स एंड स्कूटर। और वर्कर्स को पता भी रहता कि कहाँ काम करना है, क्योंकि एक ही बॉस होना चाहिए था और एक ही प्लान, और ये पता होना चाहिए था प्रोडक्शन ऑफ कार कहाँ हो रही है और स्कूटर कहाँ हो रहा है। वेरी इजी, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है बेटे। नेक्स्ट है आपका
subordination of individual interest to general interest. देखिए, according to this principle, the interest of the organization as a whole must be given priority over the interest of the individual employee. बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस प्रिंसिपल के अंदर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज द होल, देखिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट एज अ होल मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल भी काम करते हैं, मिडिल लेवल भी, लोअर लेवल भी, सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही एम होना चाहिए, ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर पर्सन अपने बारे में ना सोच के पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा तो ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होंगे। अगर अपने बारे में सोचेगा तो ऑर्गेनाइजेशन गोल कभी अचीव नहीं होंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वाइल एन इंडिविजुअल वर्कर्स हैज इट्स ओन इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर वर्किंग इन दी कंपनी। बहुत ध्यान से सुनना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, वाइल जो इंडिविजुअल वर्कर होते हैं उनके अलग इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है किसमें, वर्किंग इन दी कंपनी, की किस कंपनी में वो वर्क करना चाहता है। ठीक है बेटा। पॉजिटिव इफेक्ट, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखिए अगर सबॉर्डिनेट अपने बारे में ना सोच के पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे तो इससे क्या होगा, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने होंगे टुगेदर, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के में भी और ऑर्गेनाइजेशन गोल में भी, ये ठीक है। वॉलेटिंग इफेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अगर इंडिविजुअल अपने बारे में, इंडिविजुअल वर्कर अपने बारे में सोचने लग गया और ऑर्गेनाइजेशन गोल के बारे में नहीं सोचा तो इससे ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अगर हर बंदा अपने बारे में सोचने लग गया, कन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, लड़ाई हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के बीच में। देखिए अब आ जाइए हमारी केस स्टडी में। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड हियर? इन सेल्स टीम XYZ Corporation, there is a sale representative named Alex who consistently prioritizes personal goals. देखिए वो बार बार कंसिस्टेंटली, जो एलेक्स है वो अपने पर्सनल गोल को क्या कर रहा था, ओवर द टीम ऑब्जेक्टिव रख रहा था। ठीक है, एलेक्स क्या चाह रहा था, कंसिस्टेंटली लगातार वो अपने गोल की तरफ भागा जा रहा था, ओवर द टीम ऑब्जेक्टिव, पूरी टीम के ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं देख रहा था, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को देख रहा था रादर देन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ द टीम टारगेट। उसे टीम टारगेट से कोई मतलब नहीं था। Alex often engages in activities that primarily benefit his individual commission. और वो अपनी इंडिविजुअल कमीशन के चक्कर में लग गया था। उसको बेनिफिट किस चीज का था, उसको ये सोच रहा था मैं अपने बेनिफिट में क्या चीज कमाऊं, इंडिविजुअल कमीशन, नेग्लेक्टिंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ द टीम। उसने नेग्लेक्ट कर दिया था क्या, ओवरऑल गोल्स ऑफ द टीम। तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ शो हो रहा है? ठीक है बेटा, बहुत इजी है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड इन दिस सिनेरियो इज द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल interest to general interest. This principle advocates that individual goals and interest should align with and be subordinate to the broader organizational objective. देखिए बेटा ये प्रिंसिपल क्या शो कर रहा है, अगर इंडिविजुअल गोल अचीव करने के लिए कोई पर्सन लगा रहा जो कि एलेक्स कर रहा था तो ऑर्गेनाइजेशन गोल कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव वही क्या रह जाएगा, कहीं ना कहीं लैग रह जाएगा। ठीक है, इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जो सबऑर्डिनेट वर्क कर रहा है सिर्फ अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, और उसमें एलेक्स काम कर रहा था कमीशंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल होता है स्टाफ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं। रेम्यूनरेशन एंड पेमेंट ऑफ मेथड शुड बी फेयर, should provide maximum satisfaction to the employee as well as employer. Employees और एम्प्लॉयर में डिफरेंस क्या होता है? एम्प्लॉयर कौन होता है बेटा? एम्प्लॉयज का हेड। एम्प्लॉयर बताता है एम्प्लॉयज को क्या क्या काम करना है। तो रेम्यूनरेशन एंड मेथड ऑफ पेमेंट, रेम्यूनरेशन यानी क्या है, बेनिफिट, और मेथड ऑफ पेमेंट शुड बी फेयर। जो पैसा आप अपने वर्कर्स को दे रहे हो, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को दे रहे हो, वो उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा अगर आप उनको फेयर वेजेस दोगे। तो एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस को हम सैलरीज भी बोलते हैं, विच वुड गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिनसे क्या होगा बेटा, उनका कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बन जाएगा। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन दी पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, यानी क्या चीज होना चाहिए, कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर उनको काम और पैसा देना चाहिए। ठीक है, आगे देखें। पॉजिटिव इफेक्ट, हेल्दी रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज। जब उनका एम्प्लॉयर उनको फेयर वेजेस दिलवाएगा कंपनी से तो क्या होगा, एक हेल्दी रिलेशनशिप बना रहेगा। मोटिवेट होंगे एम्प्लॉयज फॉर बेटर परफॉर्मेंस, अच्छा काम करेंगे। डिक्लाइनिंग लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर याद रखना, जो एम्प्लॉयज
एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में भागा जाए, ठीक है। तो लेबर टर्नओवर भी क्या होगा, फेयर वेजेस दोगे, सैलरी दोगे तो लेबर क्यों छोड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन, तो डिक्लाइन इन दी लेबर टर्नओवर। वॉलेटिंग इफेक्ट, अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, अगर उनको फेयर वेजेस नहीं मिलेगी तो अनहेल्दी रिलेशन बन जाएगा वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। एम्प्लॉयज विल बी डीमोटिवेटेड टू डू बेस्ट, ठीक है, एम्प्लॉयज डिमोटिवेट हो जाएंगे कि वो अपना अच्छा काम करे। वर्कर्स में लीव दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेटर सैलरी, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज कह दो या लेबर टर्नओवर रेशो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, वर्कर में लीव दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेटर सैलरी। आई होप आपको समझ आया हो, बहुत ईजी है बेटा, ठीक है। अब है आपका, एक मिनट रुक जाइए बेटा, केस स्टडी पढ़ेंगे हम। देखिए, which principle of fuel is followed here? How does this principle help the organization? 20 new employees have started their career in XYZ Limited. The employees are new to the environment of the organization and have no idea about demanding jobs. ठीक है, कोई आइडिया नहीं था उनको demanding jobs का. The management has decided to give them 3 months of time to show their result. उनको 3 महीने का टाइम दे दिया गया कि वो अपना रिजल्ट शो करे. Which principle of fuel is violated here? तो कौन सा है आपका, ध्यान से सुनिए. The principle of fuel which is followed here is remuneration of personnel. Remuneration का मतलब होता है fair salary to staff या workers, ठीक है बेटा, या फिर workers, ठीक है. This principle lead to organization by reducing employee turnover और thus efficiency of the organization भी क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी. I hope आपको समझ आया हो बेटा, देख लीजिए, ठीक है. Remuneration of employee यही होता है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल स्टाफ के अंदर बहुत इजी है. द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव देम 3 months ऑफ टाइम टू शो देयर रिजल्ट. इससे क्या चीज हुआ, ये है आपका रेम्यूनरेशन, फेयर सैलरी देंगे तो इससे क्या होगा, वर्कर अच्छी तरीके से काम करेंगे. आई होप आपको ये समझ आए हो, ठीक है बेटा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. देखिए सेंट्रलाइजेशन क्या होता है. फ्यूल सेज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन. देखिए फ्यूल का कहना ये था कि ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन को चूज करे रेदर देन कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होने चाहिए. देखिए एंड कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. देखिए सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास हो, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के साथ. और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जो पावर जो और लोगों को भी दी जाए, समझ रहे हो, वो पावर दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करी जाए तो वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग. तो बोल रहे हैं कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन, एक बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में. द मेजर डिसीजन ऑफ सेटिंग अप ऑफ प्लान पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज शुड बी गिवन टू टॉप लेवल. देखिए बहुत ध्यान से सुनना, मेजर डिसीजन ऑफ सेटिंग अप ऑफ प्लान पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज, ठीक है, प्लान रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, the way of doing something strategies बनाना है, should be given to the top level, but authority of routine work should be given to the lower level. authority मतलब पावर देनी चाहिए रूटीन काम होने की at the lower level, कि जो रूटीन काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा काम पावर देनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी बूस्टअप हो, उनका मॉडल भी और ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव हो सके, ठीक है. अब देख लीजिए पॉजिटिव इफेक्ट, फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल. जब आप उनको पावर दोगे ना तो क्या होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन पार देगी लोअर लेवल पे तो ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं लोअर लेवल को, तो फास्ट डिसीजन होंगे. स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल मैनेजर, स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल मैनेजर्स. कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन होने चाहिए तो टॉप लेवल मैनेजमेंट बताएगी, तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल टॉप लेवल मैनेजर का होना चाहिए. एनकरेजेस सबॉर्डिनेट टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबॉर्डिनेट को एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले. जब पावर दोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो उन्हीं की होगी, ठीक है. वॉयलेटिंग इफेक्ट, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग. अगर आप सारा का सारा काम की लोअर लेवल पे भी डिसीजन लेना, मिडिल पे भी लेना, टॉप लेवल पे भी लेना, अगर टॉप मैनेजमेंट के पास ही हो तो इससे क्या लीड्स इन क्या, डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड डिस्करेज एम्प्लॉयज. तो एम्प्लॉयज को जब पार ही नहीं मिलेगी तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी, ठीक है. एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन रिजल्ट इन मिस यूज ऑफ अथॉरिटी. अगर डिसेंट्रलाइज हो गई, सारी पार ही वर्कर के हाथ में दे दी तो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी एट लोअर लेवल होगा. तो इसलिए बैलेंस बना होना चाहिए सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड. अभी है आपका पॉजिटिव इफेक्ट और वॉयलेटिंग इफेक्ट. देखिए पॉजिटिव इफेक्ट क्या है आपका, एंश्योर्स लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉयज. देखिए
लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी जब एक बैलेंस होगा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में। एम्प्लॉइज फील सेटिस्फाइड एंड दस गुड रिलेशन बिटवीन मैनेजर और सबॉर्डिनेट एग्जिस्ट। एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा, एक अच्छा रिलेशन बना होगा मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच में। वॉलेटिंग और नेगेटिव इफेक्ट में क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज। अगर ज़्यादा ही पावर सेंट्रलाइज्ड टॉप लेवल के पास होगी तो डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज हो जाएगा, अनहेल्दी रिलेशन हो जाएंगे मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच में। ठीक है बेटा, जब डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ किसके हाथ में हो टॉप लेवल के हाथ में। अगर वो पार देगा लोअर लेवल पे तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, वो अथॉरिटी देगा तो रिस्पॉन्सिबल। देखिए बेटा, अब ये केस स्टडी है आपकी। देखिए केस स्टडी के अंदर क्या है आपका, ये तो आपको समझ होपफुली आ गया होगा पॉजिटिव और ये वॉलेटिंग इफेक्ट। अब देखिए हम देखेंगे हमारी केस स्टडी। देखिए, रमेश इज द ओनर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। द साइज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज इंक्रीज ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट। देयर आर मेनी एम्प्लॉयज हु वर्क इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, रमेश ओनर ऑफ प्रिंटिंग प्राइस है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज हो गया है ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट। देयर आर मेनी एम्प्लॉयज हु वर्क इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड गुड एंड हैज earned a lot of reputation in the market। ये ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कहलाई गई and has earned a lot of reputation in the market। However, when it comes to the making key decision in the organization relating to many things, he never considered the opinion of his subordinate। अब देख लीजिए, सबॉर्डिनेट को नहीं रखा गया, यानी सबॉर्डिनेट को पार नहीं दी गई। इवन दो द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज इंक्रीज, येट ही ट्राइज टू टेक ऑल द की डिसीजन बाय हिज ओन। सारे डिसीजन कौन ले रहा था, की डिसीजन, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर पूरे के पूरे डिसीजन लेगा तो वो क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है बेटा, वो सेंट्रलाइजेशन होगा आपका। और सेंट्रलाइजेशन अगर हुआ खाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल आगे अचीव नहीं होगा। देख लीजिए, the principle of fuel which has been violated here is centralization and decentralization। this principle explain the need of balance between the, होनी चाहिए बैलेंस सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। ही इज मेकिंग ऑल द डिसीजन बाय हिज ओन, जो मैंने आपको बताया टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सारी डिसीजन ले रहा था। एंड ही इज नॉट गिविंग एनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू हिज सबॉर्डिनेट, सो ही इज नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल। जो ये प्रिंसिपल वॉलेटेड है यहाँ पे कौन सा है आपका, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो, बहुत इजी है और बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू सो मच।